हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग स्कीम्स और उनके रिटर्न्स के बारे में। तो वीडियो को थोड़ा ब्रीफली मैं मतलब डीपली नहीं जाऊंगा, थोड़ा ब्रीफली चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सिंपली चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि जब हम टैक्स सेविंग्स के लिए अपने 1.5 लाख के क्राइटेरिया में अपने फंड्स को देखते हैं कि हमें कितना अमाउंट कहाँ पे सेव करना है, तो हमारे पास कुछ जो हमें सजेशंस में आते हैं अपनी कलीग से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने फ्रेंड से, वो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं कि आप इंश्योरेंस में कर दीजिए, या फिर आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, आप टैक्स सेविंग एफडी ले लीजिए, आप एनएससी ले लीजिए, या फिर आप पीपीएफ में डाल दीजिए, या फिर आप एनपीएस में डाल दीजिए। अब ईएलएसएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जो कि मोस्टली बैंकर्स आपको सजेस्ट करेंगे। तो अब इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार हम अपना पैसा कहीं सेव करने जा रहे होते हैं, हमको नहीं उतनी नॉलेज होती, नहीं उतनी रिसर्च हमारी होती। तो हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस में करें, या सब में करें, या किसी एक में करें, या किसी दो में करें, किस में करना अच्छा है, किस में नहीं अच्छा है, किस में हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, किस में नहीं मिलेंगे। तो मोस्टली हम ये चीजों को लेके कंफ्यूज होते हैं। तो अब इसको सबसे अच्छे तरीके से इसका समझने का तरीका है कि आप रिटर्न्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। एक होते हैं फिक्स रिटर्न्स, एक होते हैं वेरिएबल रिटर्न्स। फिक्स रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं आपके एफडी, एनएससी। अगर हम वेरिएबल रिटर्न्स की बात करें तो इसमें आते हैं आपके एनपीएस, आपके ईएलएसएस और आपके पीएफ। ठीक है, ये तीनों आपके वेरिएबल रिटर्न्स में आते हैं। अब समझते हैं कि फिक्स और वेरिएबल रिटर्न्स क्या होता है। फिक्स रिटर्न्स आपको होता है, मान के चलिए आपने एक एनएससी सर्टिफिकेट 20,000 का आज परचेज किया, जो कि आपको 7% का रिटर्न दे रहा है। तो आपको 5 ईयर की उसकी मैच्योरिटी के बाद आपको 7% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, आपने 20,000 रुपए आपने पीपीएफ में डाले। पीपीएफ में आपने हर साल 20,000 रुपए डाल रहे हो, मतलब मान के चलो आपने आज 20,000 रुपए पीपीएफ में डाले। अब आज पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। लेकिन पीपीएफ के साथ होता क्या है कि पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट हर क्वार्टर में रिवाइज होता है, मतलब वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वेरिएबल्स हैं, वो फ्लोटिंग है। ठीक है, वो नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी। करंट के मार्केट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहे हैं। तो अगर आज के टाइम पे आपको 8% पे पीपीएफ दे रहा है रिटर्न, तो अगले क्वार्टर में आप श्योर नहीं हो सकते कि वो 8% ही देगा, वो 7.5 भी दे सकता है, उससे अगले क्वार्टर में वो 7 भी जा सकता है। तो अभी क्योंकि अभी के सिनेरियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहे हैं, तो आपको आपके रेट ऑफ जो रिटर्न्स हैं वो भी कम होते जाएंगे। जबकि एनएससी में क्या था, आप मान के चलिए आप मान के चले इस साल आपने 20,000 की एनएससी खरीदी जो कि आपको 7% का रेट ऑफ रिटर्न दे रही थी। अब नेक्स्ट क्वार्टर में आपके जो एनएससी के रेट रिवाइज हुए वो भी गिर गए, लेकिन आपके सर्टिफिकेट के लिए वो रेट नहीं गिरेंगे। ठीक है, वो अगर आप दोबारा वो सर्टिफिकेट परचेज करने जाओगे तो वो उस नए सर्टिफिकेट के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे। तो इस तरीके से जो आपका पीपीएफ अकाउंट है वो एक वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न आपको देता है। आपने 20,000 रुपए आज डाले तो हर साल हर क्वार्टर में जो उस पर रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो जो भी गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिसाइड करेगी वो आपको मिलेगा। जबकि एनएससी के केस में जो भी रेट ऑफ रिटर्न आपके सर्टिफिकेट पे उस टाइम पे परचेज करते टाइम जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा था वो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा। इसलिए पीपीएफ में कहीं पे भी ये कभी मेंशन नहीं होता कि जब आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने जाते हैं कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि आपको 7% थ्रू द लाइफ टाइम मिलेगा। लाइक जब तक भी आप ये अकाउंट होल्ड करते हो आपको 7% या 8% मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है कि आपके रिटर्न नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। फिलहाल के सिनेरियो में अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिटर्न नीचे ही गिर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि अब एफडी की बात करते हैं। एफडी, अगर टैक्स सेविंग एफडी की बात करें तो टैक्स सेविंग एफडी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उसमें आपने टैक्स तो सेव कर लिया, जो अमाउंट आपने सेव किया उस पर आपने टैक्स तो सेव कर लिया, लेकिन रिटर्न्स पे टैक्स सेव नहीं होता है। रिटर्न्स उसके टैक्सेबल होते हैं। तो टैक्स सेविंग एफडी इज नॉट अ गुड आइडिया, एनएससी इज अ गुड आइडिया। ठीक है, अगेन अगर मैं पीपीएफ की बात करूं, पीपीएफ भी पूरा आइडिया नहीं है, इट्स अ गुड आइडिया। बट होता क्या है कि पीपीएफ के रेट अगर आप देखें तो थोड़ा सा एनएससी से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होते हैं। ठीक है, होता क्या है लेकिन कि हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमें कितना अमाउंट फिक्स्ड इनकम्स में डालना है, कितना अमाउंट हमें वेरिएबल इनकम्स में डालना है, वेरिएबल रिटर्न्स में डालना है। अगर हम बात करें कि अगर आप शॉर्ट पीरियड, आप एनएससी को अगर आप एनपीएस से कंपेयर पीपीएफ से कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन कहीं पे भी टिकता नहीं है, क्योंकि पीपीएफ का जो लॉग इन पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का होता है, वहीं एनएससी का लॉग इन पीरियड 5 ईयर्स का होता है आई थिंक। तो जहां पे आपकी एनएससी 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगी, आप उस पैसे को कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो। वहीं पीपीएफ में वो पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है, कुछ सर्टेन कंडीशंस में आपको पैसा
मिल सकता है, जैसे कि आपकी पढ़ाई मतलब बच्चों की शादी के लिए या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में, इन कुछ केसेस में आपको वो पैसा मिल सकता है। अदरवाइज तो वो पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। अब होता क्या है कि पीपीएफ आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है। पीपीएफ आपका लॉन्ग टर्म गोल मतलब कि आपको चाहिए कि 15 साल बाद मेरे पास एटलीस्ट कुछ कॉर्पस हो, जिससे मैं मान के चलो अभी आपकी जॉब शुरू हुई है, आपकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, अभी आपकी शादी होनी है, तो 15 साल बाद आपके मान के चलो आपके बच्चे कुछ बड़े होंगे, आपको कोई कुछ खर्चे की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है तो 15 साल बाद आपको मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है, आप 15 से उसको 20 साल भी कंटिन्यू रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। मिनिमम 15 साल का होता है। तो मान के चलिए कि आपको अगर लगता है कि अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो आप उस पैसे को पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। जब आपको जरूरत हो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर किसी और रीजन से, अगर आप उसको 15 साल बाद कभी भी जरूरत हो तो आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप उसको पड़ा रहने दीजिए। एनएससी में क्या हुआ कि वो एक शॉर्ट टर्म सेविंग हो गई, सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग हो गई, वो शॉर्ट टर्म सेविंग है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। 5 साल बाद अगर आप 5 साल बाद आपको कभी भी पैसे की जरूरत होगी, आप उस पैसे को कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो या री इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म सेविंग नहीं है, वो 5 years इज नॉट दैट मच लॉन्ग पीरियड। वो पीरियड इज लाइक कि दैट इज अनसर्टेन कि आपको जरूरत है या नहीं है, वो आपको उस टाइम पे आई थिंक पता चलेगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि 5 साल बाद आप अभी से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि 5 साल बाद मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है, वो आई डोंट थिंक। फिर होता क्या है कि आपके पास दूसरे ऑप्शंस आते हैं जैसे इंश्योरेंस और आपके टर्म इंश्योरेंस में तो कोई रिटर्न होता ही नहीं है, तो और हेल्थ इंश्योरेंस में कोई रिटर्न नहीं होता, तो सेफ वो दीज आर सेफ इन्वेस्टमेंट कि इनमें तो बस हमें कुछ अमाउंट जमा करना है जिसपे हमें टैक्स रिबेट भी मिल जाएगी। कल को हमें कोई इमरजेंसी जिस टाइप की ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, कुछ उस टाइप की हमें जो भी इमरजेंसी भी हमें उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करते हैं जिससे कि हम लोग अपने कुछ रिटर्न्स के लिए लेते हैं कि चलो 15 या 20 साल के पीरियड का हमने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया, मान के चलो 10 लाख का इंश्योरेंस प्लान लिया, उस पर हमें 20 लाख कुछ रिटर्न हो गए, तो वो रेट भी जो होते हैं वो भी वेरिएबल रेट ऑफ रिटर्न्स में आते हैं कि हमें कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ड टाइम कंपनी आपको नहीं बताएगी कि आपको 7% के रिटर्न देने वाली है 8% के। वो भी हमेशा मार्केट पे, मतलब मार्केट इन द सेंस कि जैसे जैसे रेट्स मार्केट गिरेगा वो रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है। तो वो, और अगर बात करें इंश्योरेंस कंपनियां कभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देती हैं, वो सिर्फ आपको एक मतलब जब तक टर्म इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं आया था तब तक ये इंश्योरेंस कंपनियां आपको एक तरीके से एक लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही थी। अदरवाइज तो इंश्योरेंस आपको अगर रिटर्न पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचे तो दैट इज टोटली लाइक वो कोई अच्छा आइडिया नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि अब आ जाते हैं ईएलएसएस पे, ठीक है। ईएलएसएस इज वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, लेकिन ईएलएसएस के साथ एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ईएलएसएस के जो रिटर्न्स होंगे वो टैक्सेबल तब होंगे जब आपका जो गेन है वो गेन आपका, मान के चलो आपने 50,000 रुपए आज लगाए या फिर आपने ओवर द 10 ईयर्स आपने 1 लाख रुपए लगा दिए ओवर 10 ईयर्स पे आपने 1 लाख रुपए जो लगाए उस पे आपको जो गेन हुआ वो गेन आपको 50,000 का हुआ या 1 लाख से कम का हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका गेन 1 लाख से बढ़ जाता है तो आपको टैक्स लगेगा, लेकिन उसका भी एक अच्छा तरीका होता है, उस टैक्स को सेव करने का भी सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आपको लगे कि आपके रिटर्न्स 1 लाख से बढ़ रहे हैं, आप उस अमाउंट को रिडीम करिए और आप उस अमाउंट को दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद ईएलएसएस टू सेव टैक्स ऑन रिटर्न्स। तो ईएलएसएस इज अ गुड आइडिया टू सेव। वेरिएबल रेट्स है बट वो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं, जबकि एलआईसी के रिटर्न्स कभी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। आपको 15 साल में अगर दुगना वो दे भी रहे हैं तो कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें कि एनएससी के अच्छे रिटर्न्स होते हैं, पीपीएफ के अच्छे रिटर्न्स होते हैं, वो स्लाइटली ज्यादा होते हैं एफडी के रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन थोड़े अच्छे होते हैं। वहीं ईएलएसएस में क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड और इक्विटी का एक्सपोजर मिल जाता है, तो वहां पे इक्विटी और डेट फंड्स का, तो वहां पे हमारे रिटर्न्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। मतलब आप मान के चलिए तो आज के टाइम पे भी आपको 9% के रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। मतलब आपको जो फंड मैनेजर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, वो आप उनके अगर आप कुछ सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो आपको 9% तक के रिटर्न, 8 से 9% तक के रिटर्न दे रहे हैं आज के टाइम पे, जबकि मार्केट सबसे नीचे है। जबकि मोस्ट ऑफ द लोग अपनी जॉब्स गंवा चुके हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, इस टाइम पे भी वो 8 से 9% के कुछ फंड्स आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो ईएलएसएस इज अ गुड आइडिया। और क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म के लिए होता है, तो ईएलएसएस में होता क्या है कि अगर आप एसआईपी करते हैं या फिर लमसम करते हैं,
मान के चलिए आप लमसम साल में आपको लगता है कि आपको 20,000 का टैक्स सेव करना है, तो आप ईएलएसएस में 20,000 रुपये आप वन टाइम डाल देते हैं। ईएलएसएस में सबसे बड़ी बात क्या होती है जो ध्यान में रखने वाली है कि इसका लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स का। 3 इयर्स में का इसका सबसे कम लॉक इन पीरियड होता है, इसमें इसी वजह से लिक्विडिटी ज्यादा होती है। मतलब आपको मान के चलिए आपको कुछ पैसा भी सेव करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं सोच रहे हो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे कि नहीं करोगे, यू आर नॉट डेफिनेट, तो आपका जो लॉक इन पीरियड है वो भी कम है। अगर आपको 3-4 साल बाद 5 साल बाद लगता है कि आपका पैसा ठीक ठाक ग्रो कर रहा है और आपको जरूरत भी है उस पैसे की, तो आप उस पैसे को रिडीम कर सकते हो। अदरवाइज तो आई डोंट थिंक कि म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको जल्दी रिडीम करना चाहिए। अगर आपको जल्दी ही रिडीम करना है तो आप एफडीज में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप एफडीज में जाइए, डेट फंड्स में जाइए, डेट फंड्स में जाके अपना पैसा लगा दीजिए और वहां पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा और आप शॉर्ट टाइम टर्म ऑफ पीरियड में उसको रिडीम भी कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म कभी नहीं सोच के चलना चाहिए, क्योंकि मान के चलो आज से जिसने 2 साल पहले अगर आज से किसी ने ईएलएसएस में पैसा लगाया होगा, 3 साल पहले किसी ने ईएलएसएस में पैसा लगाया होगा और वो सोच रहा होगा कि मैं 3 साल बाद इसको इस पर्पज के लिए रिडीम कर लूंगा और शायद मेरा 10-12% का, जैसे कि फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं, मेरे को रिटर्न मिल जाएंगे, तो आज के टाइम पे वो रिटर्न थोड़े कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। वो 7-8-6% कुछ ऐसे रिटर्न हो गए हैं, ठीक है, जो जितना की रिटर्न आपको एफडी भी दे ही रही है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहीं पे पार्क करना है तो आप एफडीज में जा सकते हैं, आप डेट फंड्स में जा सकते हैं। डेट फंड्स आर द बेस्ट फंड्स टू इन्वेस्ट। तो उसमें क्या होता है, आपका पैसा भी सेफ रहता है और वो आपको कुछ 8-9% के रिटर्न दे देते हैं। 8-9% अगर आप मान के चलिए आज के टाइम पे, अब जब मार्केट गिरा हुआ है, आज के टाइम पे 8-9% के रिटर्न आपको ना तो कोई एफडी दे रही है, ना आपको पीपीएफ दे रहा है, ना आपको एनएससी दे रही है। तो उस केस में आज के टाइम पे डेट फंड्स आर गुड। और डेट फंड्स का जो तरीका होता है, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है, वो होता है कि जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में गिर रहे हो तब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे कि कमिंग जुलाई से आईसीआईसीआई, पीएनबी, आई थिंक एसबीआई, ये लोग कुछ अपने इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं। तो मतलब इंटरेस्ट रेट थ्रू आउट गिर रहा है हर जगह पे, ठीक है। पीपीएफ का भी गिरा है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसका भी रेट गिरा है, इवन एनएससी, इन सब के रेट्स गिरे हैं। तो अभी जब रेट गिर रहे हैं तो आपके जो डेट फंड्स के रिटर्न्स होंगे वो थोड़े से अच्छे होंगे। तो बाकी इस पे आपको डिटेल्ड अगर वीडियोस देखनी है तो यू कैन कमेंट ऑन डेट फंड्स। अदरवाइज ये मेरी आपको एक शॉर्ट और ब्रीफ एडवाइस थी कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम कितना पार्ट किधर सेव करें। तो मेरा मानना है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, आपको लगता है कि आपको क्योंकि पीपीएफ लॉन्ग टर्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म जितनी भी स्कीम्स है आपकी, ईएलएसएस है या फिर आपकी पीपीएफ है, इनमें आपको मेरे हिसाब से थोड़ा अमाउंट आपको रदर देन, मतलब जो आपकी फिक्स्ड इनकम्स हैं, लाइक आपकी एनएससी हो गई, इनमें आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्कीम्स है इनमें आपको थोड़ा कम अमाउंट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मान के चलिए आपको अभी अगले कुछ टाइम के बाद आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप इन स्कीम्स में से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब आप इंश्योरेंस भी, इवन अगर आप इंश्योरेंस भी लेके रखते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा किश्त इंश्योरेंस की नहीं होनी चाहिए। रीजन वही कि आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो इंश्योरेंस आपको उस टाइम पैसा नहीं देगा, ठीक है। सेम पीपीएफ भी आपको सिर्फ 2 या 3 कंडीशंस के अलावा आपको पैसा नहीं देगा। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एनएससी को मतलब तुड़वा सकते हैं, वहां से आप अपना पैसा निकलवा सकते हैं। आप अपनी एफडी को तुड़वा सकते हैं, वहां से पैसा निकाल सकते हैं। इवन आप अपनी ईएलएसएस को भी तुड़वा सकते हैं, वहां से भी आप अपना पैसा नहीं, क्योंकि उसका जो लॉक इन पीरियड है वो कम है। लेकिन ईएलएसएस में एक सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि ईएलएसएस में जो बोलते हैं कि 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, वो 3 इयर्स का जो लॉक इन पीरियड होता है वो आप मान के चलो, मेरी पहली किस्त मैंने 5,000 की डाली। अब उस 5,000 की किस्त जब मेरे 3 साल कंप्लीट होंगे तब मैं वो 5,000 की किस्त निकाल पाऊंगा। नेक्स्ट 5,000 की किस्त अगर मैं जो अगले मंथ डाल रहा हूं, वो नेक्स्ट 5,000 की किस्त मैं उस मंथ के अगले 3 साल बाद निकाल पाऊंगा। तो मेरे हिसाब से ईएलएसएस में एसआईपी का कोई बेनिफिट नहीं है। आप तोड़ के 5-5, 4-4 या 2-2 हजार रुपए डाल रहे हैं, फिर आप उसको निकालने में भी उतना ही आपको मतलब
दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो मैं कब निकाल पाऊंगा, कितना अमाउंट में कब रिडीम कर सकता हूँ। तो बेटर है ईएलएसएस में वन टाइम आप इन्वेस्ट करें, जब मार्केट थोड़ा डाउन हो, जब हर चीजें थोड़ी एनएवीज गिरी हुई हो, जब मार्केट थोड़ा गिरा हुआ हो, जिस मंथ में आपको लगे, जिस मंथ में आपके पास पैसा है, उस मंथ में आप किसी भी ईएलएसएस स्कीम में 10-20 हजार जो भी आप डालना चाहते हैं, जितना भी आपको लगता है अमाउंट आप डाल सकते हैं, 10 से 15 हजार या 20 हजार आप डाल दीजिए उसमें। दैट इज वन टाइम, ठीक है। वन टाइम अगर आपने डाल दिया, वो क्या है कि सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वो वन टाइम अगर आप इन्वेस्ट करें, अदरवाइज तो आप एसआईपी करें। अगर आप वन टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो उस टाइम मार्केट है, जो उसकी करंट एनएवी है, जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एलएसएस फंड में जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी उसकी वैल्यू है, वो वैल्यू उसकी उस टाइम पीक पे ना हो। मतलब आपका जो फंड है वो उस टाइम पीक पे परफॉर्म ना कर रहा हो, वो नेगेटिव्स में हो। अगर वो नीचे डाउन में है तो आप उस टाइम उस पर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा मिलेंगे, गेन्स भी ज्यादा मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपली एसआईपी कर लीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी होता ही इसलिए कि आपको ज्यादा दिमाग ना खर्च करना पड़े और आपके हर मंथ कभी ऊपर कभी नीचे आपका पैसा लगता रहे और आपको जो रिटर्न्स है वो एवरेज आउट हो जाए। जब मार्केट लो था तो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे, जब मार्केट हाई था फिर आगे लो गया तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे जब आप रिडीम कर रहे होंगे। तो ये अप एंड हाई को थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से मोस्टली लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज वन टाइम लमसम इज बेस्ट। और इसी के साथ मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स। और अगर आपको कुछ जानना समझना है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्लीज